So alkenes, in case of alkenes, जैसे कि मैं कल भी आपसे बात कर चुका हूँ कि alkenes को हम unsaturated hydrocarbons कहते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास alkene में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जब आप एक कार्बन को अकेले को कंसिडर करते हैं तो एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, और जब वो चारों हाइड्रोजन के साथ पूरे होते हैं तभी हम उसे सैचुरेटेड कहते हैं। इससे ज्यादा बॉन्ड्स को नहीं बना सकता। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है जो एक कार्बन एटम बना रहा होता है। जब एक कार्बन एटम डबल बॉन्ड बना लेता है एक दूसरे कार्बन के साथ, तो हमारे पास जो मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर बन सकता है वो ये हो सकता है कि हर कार्बन के पास मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन हो सके। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, क्योंकि इन दोनों कार्बन एटम को अगर इस लिंक को भी ब्रेक ना करना हो लेकिन बॉन्ड्स इंक्रीज करने हो तो ये डबल बॉन्ड जो है ये खत्म किया जा सकता है, और फिर हर कार्बन एक्स्ट्रा एक और हाइड्रोजन को अपने साथ कनेक्ट करने का कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन चूंकि वो कार्बन इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, इंस्टेड एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो हमारे पास इसको अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर को कहा जाएगा, which means we can always saturate it back by adding more hydrogen. How do we do it? We'll discuss it later because आपके कोर्स में इस पोर्शन को सिर्फ एक लाइन में टच किया हुआ है, so we're not going to discuss the details. ठीक? Okay. Continuing, alkenes की बात करते हैं। ये भी एक homologous series है। Remember, हमने कल भी homologous series के बारे में बात की थी, which means they have the same general formula. जहाँ तक जनरल फॉर्मूला की बात है, डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर रखते होंगे पूरी चेन में। पूरी चेन में एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्कीन्स कहलाएंगे, जिसका नंबर बढ़ाने की बेशक जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बढ़ भी जाए स्टिल वो अल्कीन्स ही रहेंगे। और इनका जनरल फॉर्मूला जैसे अभी बात हो रही थी CnH2n है, which means कि अगर आपने कोई अल्कीन निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से, तो कैसे हो सकता है? C8 वाला अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे? 10. I mean 18. 2n. ये अल्कीन है. It has to be multiplied with 2 only, and that's about it. So 8 2s are 16. right. So this is 16. अब याद रखिए कि C8H16 एक अल्कीन है, and as you were just telling me the answer, actually C8H18 is an alkane. So that's how you differentiate it. Alkane में हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, alkene में हाइड्रोजन कम होते हैं, and that's because of this general formula. Coming back to the homologous series, इनकी similar chemical properties भी होंगी और ये gradual increase भी physical properties में show करेंगे। वो कैसे करते हैं उसमें हमारे पास टेबल है। As usual हमारे पास हर homologous series के साथ एक टेबल होता है जो उसे एक्सप्लेन करता है, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट टेबल हमारे पास इसकी कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हैं। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास 2 शेयर्ड पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो एक डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं कार्बन कार्बन एटम के दरमियान। द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर इज ईथीन। याद रखिएगा कि मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता, because in order to make a double bond you need 2 carbon atoms. तो single carbon atom का structure ethene alkenes के अंदर exist नहीं करता, methane exist करता है, methane exist नहीं करता। Then up next is propene and butene। ठीक है, आप नोटिस करें कि ये हमने ये जो ऊपर और नीचे वाला 2 बॉल स्टिक मॉडल्स के पोर्शन है इसको यूज किया हुआ डबल मॉडल के लिए, जबकि हमने सारी स्ट्रेट लाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए ली हुई है। ठीक, अगर हम आगे मूव ऑन करें, जैसे कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे पास उसी तरतीब में ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन विद कार्बन 2, 3, 4 and 5 आते हैं। ठीक है, formulas respectively C2H4, H33H6, C4H8, C5H10 हो जाएगा CnH2n वाले जनरल फॉर्मूला से। As you see, the boiling point can increase down the group, so does the melting point and the density, which makes the physical state of them at room temperature to be different with different number of carbon atoms. As you can see, first 3 are gases, next few would be liquids, or
उसी तरह से जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि जब हम C28 तक जाते हैं या इससे पहले ही समटाइम हमारे पास फिर सॉलिड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये फिजिकल चेंजेस हैं अल्कीन्स के लिए। मूविंग ऑन, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास ये भी बिल्कुल अल्कीन्स की तरह ही कंप्लीट कंबस्शन रिएक्शन देते हैं। Alkenes also in the presence of sufficient air supply can react with oxygen to form carbon dioxide and water. ये reactions भी बैलेंस करना उसी तरह जरूरी है और बैलेंस करने की तरतीब भी वैसे ही रहेगी। कल आपको बताया था we always try to balance carbon first, hydrogen after, and oxygen in the air. Let's try doing that with C5H10 when it reacts in sufficient amount of oxygen producing carbon dioxide and water. Can you balance the equation for me? So, presence carbon-carbon double bond की alkene में alkenes को सबसे ज़्यादा reactive hydrocarbons बना देगा। alkenes के अंदर सिर्फ carbon-carbon से का bond थे, लिहाजा वो इतने reactive नहीं रहेंगे। दूसरे atoms हमेशा alkene molecules के साथ react करते हैं, तो एक addition reaction होता है, double bond break हो जाता है, पूरा का पूरा molecule add हो जाता है alkene के अंदर, we call it addition reaction। इस रिएक्शन को हम अनसैचुरेशन के टेस्ट के तौर पे यूज करते हैं। ये रिएक्शन हमेशा हमें प्रूव कर सकता है किसी भी कंपाउंड के लिए कि उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ऐसे केस में जब हम किसी को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को पूरे स्ट्रक्चर के खास हिस्से को यूज कर सकते हैं, हम उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। रिमेंबर कल मैंने फंक्शनल ग्रुप पर लफ्ज एक मर्तबा बोला था, लेकिन मैंने उसे डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, आज हम डिफाइन कर रहे हैं। हमने ये कहा कि पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उससे पूरा स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड हो जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स यानी टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो हैं ये भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। and we shorten that up as FG for functional group। यही नहीं, वो आगे हमें ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि समटाइम्स हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में वो पूरे टाइप ऑफ एटम्स आते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स आते हैं जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। मसलन OH जो होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर में लगा दिया जाए तो वो स्ट्रक्चर अल्कोहल बन जाता है। COOH किसी भी स्ट्रक्चर में लगा दिया जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। So this also falls under the category of functional groups। Not just that, हम अगले पेज पर जाएंगे, हम डिफरेंट रिएक्शंस करेंगे, ब्रोमीन या क्लोरीन या डिफरेंट हैलोजेंस लगाएंगे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, और जब ऐसा होगा तो वो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो किया करेंगे। सो दीज आर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप कोई सिंगल एटम भी हो सकता है जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे दे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर के साथ क्लोरीन लग जाए तो वो एक अच्छा ड्राइंग एजेंट भी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ड्राइंग से मेरी मुराद सिंपली ड्राई करना नहीं है। ठीक है, जिस तरह हम क्लोथ्स के साथ ड्राई क्लीनिंग करते हैं वो मुराद है। तो इंस्टेड ड्राइंग एजेंट करने की वजह ड्राई क्लीनिंग एजेंट कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ड्राई क्लीनिंग एजेंट बन जाता है, एनेस्थेटिक बन जाता है, अच्छा सॉल्वेंट बन सकता है अगर हम हैलोजन साथ ऐड करते हैं। दिस वी आर गोना स्टडी नेक्स्ट आफ्टर कपल ऑफ पेजेस। ठीक है, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स लगाए तो भी फंक्शनल ग्रुप्स बन जाते हैं, और टाइप ऑफ बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। सो ये सारी चीजें फंक्शनल ग्रुप में आती हैं। रिमेंबर, फंक्शनल ग्रुप कल हमने होमोलोगस सीरीज डिफाइन करते हुए बात की थी, और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। मेंबर्स किसी भी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के सेम फंक्शनल ग्रुप भी रखते हैं। This is the fourth point or the fourth similarity of homologous series members, which brings us to our next heading, chemical test unsaturation के लिए। unsaturation के लिए हमारे पास दो chemicals test हैं। Starting with the first one, अगर किसी भी अल्कीन को ब्रोमीन वाटर के साथ, जो कि सोल्यूशन होता है ब्रोमीन का वाटर के अंदर, शेक किया जाए तो ब्रोमीन वाटर अपना कलर लूज कर जाता है। ब्रोमीन वाटर एक्चुअली ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसे इथीन के साथ हम शेक करते हैं, इट फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड व्हिच इज एक्चुअली कलरलेस। We don't know the background chemistry, but what we can observe is that this orange brown color changes to colorless. This only happens with alkenes.
अल्केन्स के साथ कोई चेंज नहीं आता, वो ऑरेंज ब्राउन वैसे का वैसा ऑरेंज ब्राउन ही रहता है। अल्कीन्स ये रिएक्शन कर सकते हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है और वो ऑरेंज ब्राउन कलर सिंपली कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। So ethene, propene, butene, or anything with a carbon-carbon double bond or a carbon-carbon triple bond. That's why we are using the word unsaturation and not just double bond. ठीक है, तो ये double bond और triple bond दोनों के लिए एक अच्छा रिएक्शन है और हमें इजीली पता चल जाता है। आपने इसे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के क्वेश्चन में लिखना है and this is one of the most common questions in past papers. ठीक है, not just that, हमारे पास इस टाइप के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दो या दो से ज्यादा न्यू एटम्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाते हैं। This hasn't been explained with a proper structure based diagram, so let's explain it. इथीन जो होता है वो दो कार्बन से बना होता है, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हम इसे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। ब्रोमीन वाटर में दो ब्रोमीन होते हैं। ठीक, जब ये रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, आपके पास डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन एक कार्बन पर और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर अटैक करके उसके अंदर ऐड हो सकता है। सो व्हाट वुड हैपन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन पहले से उसके पास थे वो उसी तरह से हम ऊपर और नीचे लिख रहे हैं, 2 hydrogens with every carbon, and there is one bromine atom attached to one carbon and the other bromine atom would attach to the other carbon, and that's our product. इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसी तरतीब से याद करें। How come we can come up with 1, 2 or dibromo or words like these? I'll explain on nomenclature. The second type of test for unsaturation is a reaction between alkenes and acidified dilute solution of potassium manganate 7. Potassium manganate 7 has a formula of KMnO4. हम इसका acidified solution use कर रहे हैं, मतलब इसे acid के साथ डालते हैं। Usually sulfuric acid is used for this purpose. ये solution light purple color का होता है and this turns colorless जब हम इसे shake करते हैं किसी unsaturated compound के साथ। Again, alkane saturated होता है, alkane कोई change produce नहीं करता। So the diagram for bromine water is given below. ये orange brown से colorless हो रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि KMnO4 टेस्ट के साथ कि वो purple to colorless होता है because the color of KMnO4 itself is dark purple. Are we good? Yes, sir. All right, let's move on then. Remember, अगर ये reaction आ जाए किसी और substance के लिए, which has been a part of past papers, तो हम simply ये करते हैं कि उसके structure में से, let's say मैं इसे थोड़ा सा open करके लिख रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए। उसके structure में से जो carbon doubly bonded है, ये हम बात कर रहे हैं C3H6 के लिए, ठीक? तो वहीं पर ब्रोमीन जाकर अटैच होगा। नोटिस इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा। CH और CH2 के दरमियान एक बॉन्ड रखें, दूसरा उड़ा दें और जब वो निकाल दिया तो यहाँ पर भी एक ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पर भी एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। So this is the product for propene. इथीन के लिए यहाँ पर रिएक्शन और प्रोडक्ट्स दिए हुए, प्रोपीन के लिए नहीं दिया हुआ। यूजुअली प्रोपीन और ब्रोमीन ही हमारे पास पास्ट पेपर्स में आए हुए। Okay, sir. Good. Moving on. Nomenclature and isomerism. जहां तक है बात nomenclature की, हम इससे पहले तस्वीर कर चुके हुए हैं कि हमारे पास जो prefixes और suffixes यूज होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए। सफिक्सेस बहुत सिंपल हैं और मेन होमोलॉगस सीरीज के हिसाब से सफिक्सेस चलती हैं। प्रीफिक्सेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वो दोबारा कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सफिक्सेस फर्स्ट। अल्केन के लिए सफिक्स एन ही होता है, वो स्ट्रक्चर के एंड में आता है। प्रोपेन बहुत अच्छी एग्जांपल है। अल्कीन के लिए सफिक्स
ENE होता है और वो भी स्ट्रक्चर एंड में आएगा नेम के एज द वर्ड सफिक्स सजेस्ट्स, ये प्रोपीन होगा जाएगा। एग्जांपल अल्कोहल्स OL पे एंड करते हैं, प्रोपेनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड पर एंड करते हैं, सो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, दैट्स हाउ वी नेम देम। However, अगर आप सिर्फ प्रीफिक्सेस की बात करते हैं तो कुकी बुक आपको सिर्फ 6 प्रीफिक्सेस पढ़ाती है, बट दैट्स नॉट इट। आपको पूरा कर लेना चाहिए ताकि बुक की और एग्जांपल्स में प्रॉब्लम ना हो। मेथ हम यूज करते हैं नंबर 1 के लिए, एथ हम यूज करते हैं नंबर 2 के लिए, ड्रॉप फॉर 3, ब्यूट फॉर 4, पेंट इज फॉर 5, हेक्स फॉर 6, हेप्ट is for 7, oct is for 8, non is for 9, and finally dec is for 10. Alright, so ये prefixes हैं। किसी भी स्ट्रक्चर में जितने कार्बन एटम्स हैं उसकी प्रीफिक्स लेकर सफिक्स के साथ कंबाइन कर दें, आप स्ट्रक्चर नेम बड़े आराम से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज 2 कार्बन एटम है और आपके पास माय बैड 2 कार्बन एटम्स है और अल्केन है, ठीक है। So it can easily be written as C2, my bad, we are talking about the name, so it can be written as H because 2 carbon atoms has H, and as it's an alkane, so ETHANE ethane. In a similar way, let's say we have 3 carbon atoms, the prefix क्या होगी, prop, और इस तरह से अल्कोहल के लिए हम OL यूज करते हैं। एन बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये बता सकें कि वो तीनों कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, हेंस द पार्ट एन। सो आपके नाम में जितने भी हिस्से होते हैं, इफ यू फर्दर बाइफरकेट देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इट इज ईदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स दैट वी यूज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह इस स्ट्रक्चर को देख लें, इन्होंने स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है बड़े अच्छे तरीके से। मैं दोबारा इसे ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास 2 कार्बन एटम्स थे जो कि सिंगली बॉन्डेड थे, उनके दोनों के साथ 2-2 हाइड्रोजन थे। ये वही है जो भी हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर ड्रॉ किया था। मैं इसी को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर दोनों कार्बन पे एक ब्रोमीन एटम है। कार्बन एटम्स की हमेशा नंबरिंग की जाती है, किसी भी कार्बन एटम को साइड से शुरू करते हुए 1 या 2 नंबर्स, फर्स्ट वन और सेकंड वन को रिस्पेक्टिवली दे दें। 1 2 लिखा हुआ, रिमेंबर नंबर्स को सेपरेट किया जाता है कॉमा से, नंबर्स और लेटर्स को सेपरेट किया जाता है हाइफन से। सो 1 और 2 के दरमियान कॉमा और 2 और डी के दरमियान हाइफन आएगा, डैश। ठीक, डाई मींस 2, यानी कि 2 ब्रोमीन के एटम है। ब्रोमो ब्रोमीन को शो करता है, एथ 2 को शो करता है कार्बन को, और एन उन कार्बन को सिंगली बॉन्डेड शो करता है। So every part of the name actually depicts its structure completely. ये नंबरिंग, डाई लिखना, ब्रोमो लिखना, एथेन लिखना, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आपके लिए एक्सप्लेन कर देता है। मेक सेंस? Yes, sir. Good. Moving on. ब्रांचिंग अल्केन्स वहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पर हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर इससे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, and there comes a point when we need to define isomerism in order to define different structures of the same molecular formula. So isomerism itself explains the same thing. Molecular formula same hota hai, structural formula same nahi hota. How come that's possible? Let's take a look. यहाँ पर एग्जाम्पल कोट की जा रही है C4H10 की। C4H10 is butane, and as this structure suggests, ये एक straight chain की फॉर्म में 4 कार्बन एटम और उसके इर्द-गिर्द 10 हाइड्रोजन एटम है। ठीक, जबकि हमारे पास यही स्ट्रक्चर सेम फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं C4H10 की, उसमें एग्जिस्ट कर सकता है ब्रांच चेन के तौर पे भी। 3 कार्बन एटम स्ट्रेट हों चेन में और उनमें से किसी एक पर सेंट्रल पर टर्मिनल कार्बन के ऊपर जो कोई और कार्बन आएगा वो ब्रांच नहीं होता। ब्रांच जो होती है वो कभी भी टर्मिनल या एंडिंग कार्बन पे नहीं, 1 पे नहीं होगी, 3 पे नहीं होगी, बल्कि टर्मिनल वाले कार्बन पे होगी।
वो कोई सा भी हो सकता है, दरमियान में बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच। यहाँ पर वो मेथाइल ग्रुप है। सो नंबरिंग 1 2 3 हमने पूरी की हुई है। सेकंड के ऊपर ब्रांच है 2 डैश, मेथ मींस वन कार्बन एटम, आइल रिप्रेजेंट्स दे आर सिंगली बॉन्डेड, ठीक है। prop means parent chain के अंदर three carbon atoms है, sorry, prop means 3, and A means all those carbon atoms are singly bonded. So that's how the name works. ठीक, जी सर। नेमिंग इतनी काफी है या नेमिंग के ऊपर फर्दर सेपरेट वर्क कर लेना चाहिए हमें?